आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। जियोग्राफी में हम लोग आगे बढ़ करके जिसका नाम है हिमालय की उत्पत्ति। क्या नाम है इसका? हिमालय की उत्पत्ति। और इसको देखना बहुत जरूरी है, हिमालय की उत्पत्ति। और इस हिमालय की उत्पत्ति जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम बहुत कम समय लेते हुए बाकी सारे चीज आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं। अब जो ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई हो रही है उसको सारे सुनते जाइए, रिकॉर्डिंग क्लास में चल रहा है। तो हिमालय की उत्पत्ति में बहुत सारे सिद्धांत आए, जिनमें मुख्य रूप से जिन सिद्धांतों को पढ़ना है उसके बारे में हम लोगों को देखना है। भारत के उत्तर साइड में हिमालय है, हिमालय पर्वत है ना। भारत के दक्षिण साइड में हिंद महासागर आपको पड़ता है। श्रीलंका भी एक देश है जो पड़ता है। भारत के हम लोग पूरब में अगर हम लोग चले जाए तो आपको वहां पर एक देश मिलेगा जिसका नाम है म्यांमार, और बंगाल की खाड़ी आपको मिल जाएगी। वही आप लोग अगर पश्चिम में चले जाएंगे तो आपको वहां पर एक देश पाकिस्तान मिलेगा, और दूसरा जो है अरब सागर भी मिलेगा। ये इसकी चौहद्दी है। और अभी हम लोग जो अध्ययन करेंगे तो इसमें दो तीन शब्दों का, हिमालय की उत्पत्ति में दो तीन बातों का एकदम दो तीन को हम शब्द आपको बता रहे हैं जिसको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। देखिए, आखिर ये हिमालय जो है, हिमालय पर्वत का निर्माण होने से पहले एक आपको सबसे पहले सिद्धांत जो आया, कुछ ज्योग्राफी, विशेष ज्योग्राफी जानने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनके नाम से यह सिद्धांत है, जिसमें आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जिसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है, जो हमारा प्रासंगिक व्याख्या जिन्होंने दिया है ना, और उसका आधार एक हद तक बहुत अच्छा रहा, हम उनके सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। उस सिद्धांत में सबसे पहले क्या है ना, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर का भूनति सिद्धांत। तो हिमालय की उत्पत्ति के साथ साथ यहाँ पर एक और टॉपिक दे सकते हैं, जिस टॉपिक को हम कह सकते हैं कोबर का भूसन्नति, भूसन्नति का सिद्धांत। अब देखिए यहाँ पर आपको दो तीन वर्ड आ गया, कोबर। तो कोबर जो है से ये ज्योग्राफी के जानने वाले हैं, यानी कि कह सकते हैं विज्ञान के जानने वाले को वैज्ञानिक कहेंगे। ये भी वैज्ञानिक हैं किस चीज का? ज्योग्राफी का। जिन्होंने हिमालय के बारे में जो सिद्धांत दिया है उन्होंने ही बताया है, जो बातें बताई हैं उनके द्वारा जो बातें कही गई हैं उसी को हम लोग भूसन्नति का सिद्धांत कहते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया है भूसन्नति, जिसको आपको समझने में बड़ा कष्ट हो रहा होगा। तो अगर हम भूसन्नति को पहले समझा दें तब हम और कुछ चीजों का वर्णन करेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं? तो ये जो भूसन्नति जो शब्द आया, ये शब्द भूसन्नति है क्या चीज? भूसन्नति किसको बोलते हैं? पहले इस टाइप की बात को समझ लीजिए। तो देखिए, भूसन्नति किसको कहते हैं इसको समझिए। यह एक छिछला, संकरा और लंबाई में, किसमें? लंबाई में विस्तृत जलीय, जलीय का या सागर कहिए ना उसको, सागर माने समुद्र वगैरह जिसको कहते हैं, है ना, जलीय क्षेत्र को हम लोग कहते हैं। यानी कि अब इस बात को समझ लीजिए कि हम लोगों को जहां भूसन्नति का क्या अर्थ है इसको हम लोग कैसे समझाएंगे। तो समझ लीजिए, यह एक छिछला, छिछला ही नहीं बल्कि संकरा भी, कैसे? संकरा और लंबाई में विस्तृत, और लंबाई में विस्तृत, ध्यान से समझिए, लंबाई में विस्तृत जलीय क्षेत्र। तो जलीय क्षेत्र का मतलब सागरीय क्षेत्र कह सकते हैं, जलीय मतलब इसको क्या कह सकते हैं? सागर। जलीय क्षेत्र है ना, इसको क्या कह सकते हैं? जलीय क्षेत्र। तो यह क्या है भैया? तो यह एक छिछला, संकरा और लंबाई में विस्तृत जलीय क्षेत्र है ना, सागर का क्षेत्र है, समुद्र का ही क्षेत्र है भूसन्नति, जिसमें
जिसमें आसपास जो आसपास की भूमि से आसपास की भूमि से है ना, आसपास की भूमि से अवसाद आकर के जमा होते रहते हैं। भूमि से अवसाद आकर जमा होते रहते हैं, अवसाद आकर जमा होते रहते हैं। देखिए, जमा होते रहते हैं। अब फिर से भूसन्नति को समझिए ध्यान से। एक फिगर के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, एक भूखंड है, ठीक है, और इस भूखंड से इस तरह से कुछ ऐसे जगह का निर्माण हो गया जहां पे इधर भी क्या है, भूखंड क्षेत्र है, इधर भी क्या है, भूमि का कोई खंड है। समझे कि नहीं? और एक लंबाई, ऐसा ही नहीं, बहुत लंबा और बहुत डीपली नहीं, थोड़ा सा डीपली, थोड़ी सी गहराई और पूरी लंबाई, उसी को कहेंगे कि छिछला, संकरा और लंबाई। समझ में आ गया बात? जहां पर क्या होता है कि यहाँ पर एक सागरीय जलीय क्षेत्र है। ये क्या है? ये जलीय क्षेत्र। और ये जलीय क्षेत्र कैसे बना? तो यहाँ से नदियां जो हैं आ करके इधर से इस भूखंड पर से कुछ नदियां आ करके इसका निर्माण कर रही है। फिगर में इतना ही मत देखिए, ये सागर का मतलब समुद्र जहां पानी ही पानी हो, समझे कि नहीं? लेकिन बहुत ज्यादा गहराई नहीं, बल्कि लंबाई बहुत ज्यादा हो, और वहां पर आसपास से नदियां आ करके जब इसमें मिलती हैं और ये नदियां क्या करती हैं, इस भूखंड से अवसाद ले आती हैं, है ना। जब चलेगा तो इसके साथ जितना भी कंकड़ है, बालू है, अन्य पदार्थ है, ये सब इसमें आकर के क्या करते हैं, मिलते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, अवसाद। ये अवसाद कौन लाया? तो ये नदियां जो है, यही नदियां अवसाद लाती हैं, अवसाद जमा करती हैं, अवसाद जमा करती हैं। और अवसाद जमा जो करती हैं, तो इससे एक चीज का निर्माण होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भूसन्नति। क्या कहते हैं इसको? भूसन्नति। क्लियर हो गया? ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, यह भाग क्या है? यह छिछला भाग है। और यह छिछला क्या है? तो यह सागर है, जलीय क्षेत्र है। यह क्या है? छिछला सागर है। ये क्या है? तो भूखंड है। और इस भूखंड से नदियां आकर के इस छिछले सागर में मिलती हैं। आप याद रखिएगा, नदियां ही समुद्र में आकर के मिलती हैं। समझ में आ गई बात? नदियां कहाँ मिलती हैं? समुद्र में आकर के मिलती हैं, और अपने साथ साथ अचड़ा कचड़ा सब अवसाद लाती हैं और इसको क्या करती हैं, इसमें जमा करती हैं। क्या करती हैं? जमा करती हैं। इसी को कहते हैं भूसन्नति। क्या कहते हैं? भूसन्नति। क्लियर हो गया? इस हिमालय की उत्पत्ति में न सिर्फ कोबर के ही सिद्धांत को पढ़ना है, सिद्धांत बहुत सारे जियोग्राफी के जानने वाले लोगों ने हम लोगों को दिया है। इसमें सबसे पहला इस बात को समझिए, हिमालय अभी हम लोग नहीं कहेंगे, अभी हम लोग इसको वलित पर्वत कहेंगे। वलित पर्वत को ही, वलित मीन्स क्या चीज? फोल्डन। फोल्डन माने क्या चीज? मुड़ा हुआ। फोल्डन माने क्या चीज? मुड़ा हुआ। वलित माने क्या? जो वलय आकार का हो, ऐसे ऐसे, उसको हम लोग कहते हैं फोल्डन माउंटेन, है ना। वलित पर्वत, क्या कहते हैं उसको? वलित पर्वत। तो अब देखिए, वलित पर्वत, तो हिमालय क्या है? एक वलित पर्वत है। हिमालय कैसा पर्वत है? वलित। फोल्डन माउंटेन है वो। कैसा माउंटेन है? फोल्डन। फोल्डन माउंटेन का मतलब क्या हुआ? मुड़ा हुआ। फोल्डन माने क्या चीज? मुड़ा हुआ। ऐसा पर्वत है क्या? हिमालय। तो उसको हम लोग, हिमालय को अगर हम लोग वलित पर्वत कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गई बात? सुनाई दिया? तो अगर हम इस टॉपिक को बोले कि वलित पर्वतों की उत्पत्ति, वलित पर्वतों की उत्पत्ति, वलित पर्वतों की उत्पत्ति से, याद रखिएगा,
है ना, संबंधित सिद्धांत जो टॉपिक दे रहे हैं, वलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। कौन कौन ऐसे थे संबंधित सिद्धांत जिन्होंने वलित पर्वतों के बारे में अपना सिद्धांत दिया? तो इनमें आपको प्रमुख रूप से जो पढ़ना है, उसमें सबसे पहला सिद्धांत जो हमारे एग्जामिनेशन में और जिनको जानना और उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, ये बहुत जरूरी है। ये क्या है? बहुत जरूरी है। जिसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत। तो एक व्यक्ति थे कोबर, जिन्होंने भूसन्नति का सिद्धांत दिया, भूसन्नति का सिद्धांत दिया। दूसरा एक और जियोग्राफिकल व्यक्ति थे जो जियोग्राफी में रुचि रखते थे और हिमालय के बारे में उन्होंने बताया, है ना, जिनका नाम था होम्स। तो होम्स ने जो सिद्धांत दिया उसको कहते हैं होम्स का संवाहन तरंग का सिद्धांत। क्या देते हैं? होम्स का संवहन या संवाहन तरंग का सिद्धांत। ये भी सिद्धांत आपको इन्होंने दिया था, होम्स ने। तीसरा, कुल मिलाकर के ऐसे 5 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? 5। तो 2 सिद्धांत आपको लिखा गया। एक है भौगोलिक जानकारी रखने वाले वैज्ञानिक जिनका नाम है जेफ्रीज। क्या नाम है उनका? जेफ्रीज। तो जेफ्रीज ने भी एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं जेफ्रीज का तापीय संकुचन का सिद्धांत। जेफ्रीज का तापीय संकुचन का सिद्धांत, संकुचन का सिद्धांत। और इसके बाद चौथा तरीका था, ये हम पूछेंगे आपसे क्वेश्चन, सारे चीज क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जानकारी आपको रखना पड़ेगा, अगर जानकारी नहीं रखते हैं तो ये तो गलत बात है। अब इसके बाद समझ लीजिए, चौथा जो सिद्धांत आया है वो जेली का रेडियो एक्टिव सिद्धांत है। इस पर जेली का रेडियो एक्टिव सिद्धांत, रेडियो एक्टिव सिद्धांत जो हिमालय की उत्पत्ति पर आया है वो। और पांचवा जो है, पांचवा हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, है ना। क्या पढ़ते हैं? आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। आप लोगों को हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें आपको 2 सिद्धांत बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत, जो आपको एकदम किसी भी स्थिति में जानना है, बड़ा आसान है अगर ध्यान से समझा जाए तो। क्योंकि हिमालय पर्वत आखिर बना कैसे, इसके बारे में जानकारी रखना हम लोगों को बहुत जरूरी है। अगर आप जानकारी नहीं रखते हैं तो भूगोल आपका बहुत छोटा हो जाता है। और दूसरा चीज है आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। हल्का फुल्का जो गलतियां इनके द्वारा हुई कोबर के द्वारा, तो इसमें आकर के आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में उस गलती को, है ना, सुधारने का प्रयास आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में किया गया है। बहुत सारी बातें आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की कोबर का भूसन्नति के सिद्धांत से, है ना, इसका मेल खाता है। इसीलिए हमको इसको देखना बहुत जरूरी है। और आपको हम बता दें कि जैसे देखिए, हम बार बार पूछ रहे हैं, कह रहे हैं वलित पर्वत। तो वलित का मतलब क्या? जो वलय आकार का हो, जो कैसा हो? वलय आकार का। देख रहे हैं, वलय आकार का, माने इस तरह भी नहीं, और इसको सुधारिए। वलय बोले तो इस तरह से एकदम माने फोल्डन टाइप का। कैसे? फोल्डन माउंटेन जिसको कहते हैं, मुड़ा हुआ एकदम फोल्डन माउंटेन, माने ऐसे बनाइए ना इसको। देखिए अब आपको और बढ़िया समझ में आ रहा होगा। समझ में आ गया बात? तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज? फोल्डन माउंटेन कहिए, या फोल्डन कहिए, या वलित कहिए। क्या कहिए? वलित पर्वत कहिए, एक ही बात है। अब आपके दिमाग में
वलित पर्वत कैसे होते हैं, ये बातें समझ में आ गई होंगी। भू है ना सन्नति से, आपका भू सन्नति के क्या मतलब है कि जैसे भूखंड से है ना छिछला संकरा है ना माने सागर का क्षेत्र माने जलीय क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, है ना, हम लोग भू सन्नति कहते हैं। भू सन्नति कैसे हो जाता है, तो जब नदियां इसमें आकर के अवसाद जमा करती रहती हैं, अवसाद ले आन करके उसको डालते रहती हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भू सन्नति कहते हैं, है ना, भू सन्नति कहते हैं। क्लियर हो गया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे, और नहीं समझ में आ रहा है तो यहीं पर रुकेंगे। समझ में आ रही है सबको बात? तो अभी जो है कोबर जो वैज्ञानिक थे ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जो कोबर जो हैं ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। जर्मनी का एक व्यक्ति था जिसने एक सिद्धांत हिमालय पर दिया, जिसको हम लोग कोबर का भू सन्नति सिद्धांत कहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये जो कोबर का जो भू सन्नति सिद्धांत है, इसको ऐसे लिखिए कि कोबर जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी के। कहाँ के? जर्मनी के। जर्मनी का कह सकते हैं कि वैज्ञानिक है ये। जर्मनी का क्या है? वैज्ञानिक। और इन्होंने ही दिया क्या चीज, है ना, इन्होंने ही दिया भू सन्नति का सिद्धांत। क्या दिया? भू सन्नति का सिद्धांत। यह सिद्धांत किसके बारे में है, तो हिमालय के बारे में है। यह सिद्धांत किसके बारे में है, तो वलीय पर्वत के बारे में। यह सिद्धांत किसके बारे में है, तो फोल्डेड माउंटेन के बारे में है। समझ में आ गई बात? तो ये बातें अगर आप समझ में आ गए हैं तो हम अब इस पर और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इन्होंने क्या क्या बातें किया, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। कोबर के द्वारा जो विचार आए हैं उस पर जो है हम लोग बात कर सकते हैं। देखिए कोबर ने कहा क्या क्या चीज, जरा ध्यान से सुनिएगा। कोबर नाम के जो जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने वलीय पर्वत यानी कि हिमालय के बारे में कहा क्या चीज, जरा इस पर हम लोग बात कर ले। तो जर्मन वैज्ञानिक कोबर, बहुत हल्का से चलाएगा, खाली सुनने और समझने की जरूरत है। जर्मन वैज्ञानिक कोबर, जर्मन वैज्ञानिक कोबर। तो चालू कर दीजिए, फैन वगैरह चालू करना तो चालू कर लीजिए, चालू कर लीजिए ना, जरा सा जल्दी से चालू कर लीजिए, फैन वगैरह चालू करना है तो। अरे उसको काहे जला दे, वो बल्ब काहे के लिए जलाया है, देख रही है, देख लीजिए, एक और चालू कर दो, देख लीजिए, हाँ बस हो गया। चलिए, जर्मन वैज्ञानिक कोबर, और डिस्टर्ब नहीं कीजिए ताकि हम पढ़ा सके, है ना, चूंकि शुरू हो जाता है बोलने के क्रम में और जैसे ही डिस्टर्ब हो जाते हैं तो रुक जाते हैं, और रुकने के बाद फिर दिक्कत हो जाती है। देखिए कोबर जर्मनी का वैज्ञानिक है जिन्होंने हिमालय के बारे में, या कह सकते हैं कि वलीय पर्वतों के बारे में, या कह सकते हैं कि फोल्डेड माउंटेन के बारे में, है ना, जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो सिद्धांत इन्होंने दिया, तो उनके बारे में वो इसके बारे में क्या कहते थे, तो इसके बारे में समझिए। तो जर्मन वैज्ञानिक कोबर के अनुसार क्या बातें हुई, इसको समझिए। जर्मन वैज्ञानिक कोबर के अनुसार जो है ना, वलित पर्वतों की उत्पत्ति जो हुई है, वलित पर्वत जो जन्मे हैं, वलित पर्वत जो इस तरह के पर्वतों का निर्माण हुआ है, वह भू सन्नति से ही हुई है। कैसे हुई है? भू सन्नति से ही हुई है। भैया आपके भी दिमाग में आएगा कि ये सब नीचे जा रहे हैं अवसाद, तो ऊपर पर्वत कैसे बना होगा? अवसाद तो सब जाकर के सागर में मिल रहा है, सब तो नीचे जा रहा है, तो ये जो जब अवसाद जब नीचे जा रहे हैं तो फिर माउंटेन कैसे बना? तो ये गंभीर बात है जिसको इस चैप्टर में हमको समझना है। तो उन्होंने कहा, जर्मन वैज्ञानिक कोबर के अनुसार कहा, है ना, क्या कहा गया कि वलित पर्वतों का निर्माण, वलित पर्वतों का निर्माण, समझ में आ रही है बात?
भूसन्नतियों से हुई है। किससे हुई है? भूसन्नतियों से हुई है। भूसन्नतियों से हुई अब ये नहीं कहना है कि हमको भूसन्नति अब नहीं आ रहा है ना। दो भूखंडों के बीच में एक ऐसा जगह जो जलीय हो, फिर से समझिए, भूसन्नति मीन्स क्या चीज? दो भूखंडों के बीच का एक ऐसा जगह जो जलीय क्षेत्र हो, लेकिन वह जलीय क्षेत्र छिछला हो, संकरा हो, जिसमें नदियां अवसाद ला करके जमा करती हो। समझे कि नहीं? उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? भूसन्नति कहते हैं। क्लियर हो गया? तो भूसन्नति से हुई है। किनका कहना था ये बात? कोबर का कहना था। उनका कहना था कि ये जो हिमालय पर्वत देख रहे हैं, जिसको आप वलीय पर्वत बोलते हैं, यह बना है भूसन्नतियों से, है ना। ऐसे ही इसका निर्माण हुआ है। तो भैया आप क्लियर कीजिएगा ना कि कैसे हम मान लेंगे कि ऐसे है। तो देखिए कैसे क्लियर करते हैं और कैसे बताते हैं। लेकिन इससे पहले कोबर ने भूसन्नतियों के पर्वतों का, इसीलिए कोबर ने क्या कहा? भूसन्नतियों का, है ना, क्या कहा? पर्वतों का पालना भी कहा है कि नहीं? ये जो वलीय पर्वत जो पलाए हैं, वो पालने वाला भी कौन है? भूसन्नति है। समझ में आ गया कि नहीं? जब इसी से निर्माण हुआ है, भूसन्नति से ही निर्माण हुआ है, तो भैया ये तो पालनहार है, ये तो पालन करने वाला है कि नहीं? तो इसीलिए इस बात को भी हम लिख सकते हैं कि कोबर ने, समझ में आ रही है बात? कोबर ने भूसन्नतियों को है ना, भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा है। क्या कहा है? पर्वतों का पालना कहा है। पर्वतों का पालना कहा है। क्लियर हो गए? समझ में आ रही है बात? देखिए, यह विचार जो है कि हिमालय पर्वत जो है इस तरह से वलीय है, क्या कोबर ने ही इस बात को सबसे पहले कहा? नहीं। हिमालय एक वलीय पर्वत है, इस बात को इनसे भी पहले, भूसन्नति के बारे में इससे भी पहले, इनसे भी पहले कहने वाले दो वैज्ञानिक थे। कितने वैज्ञानिक थे? दो वैज्ञानिक। एक का नाम था ढाल और दूसरा का नाम था डाना। क्या नाम था? ढाल और डाना। तो भूसन्नति का जो विचार है मेरे भाई, भूसन्नति का जो विचार है, भूसन्नति का विचार ढाल और डाना, दो ऐसे भौगोलिक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने पहले ही दिया गया, ढाल और डाना के द्वारा दिया गया, और उस पर इन्होंने अपने सिद्धांत को, है ना, रखने का काम बड़ी सफाई से किया और ढंग से लोगों को समझाने का प्रयास किया है। समझ में आ रही है बात? बड़ा ढंग से उसको बताने का प्रयास किया गया है। अब इस बात को समझिए और बेहतरीन तरीकों से। अब देखिए यहां पे जैसे ही हम लोग आते हैं आगे, तो आगे आने के बाद अब देखेंगे कि कोबर का जो है अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोबर के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम लोग अगला जो टॉपिक देंगे, कोबर के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति। और इसी को बढ़िया से समझिए, कोबर के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति। देखिए, पहले जो स्थिति था पृथ्वी का, तो ध्यान से समझिएगा, पहले जो स्थिति था पृथ्वी का, देखिए ध्यान से, ये देखिए, इसको पूरा पृथ्वी मान लीजिए आप,
पूरा बड़ा इसको हम पृथ्वी बना देते हैं, ठीक है, इसको क्या बना देते हैं, पृथ्वी। और इस पृथ्वी में, हाँ, इस पृथ्वी में मात्र दो ही चीज थे पहले। पहले क्या थे, दो चीज थे। एक जो चीज था, सबसे पहले जो चीज बना उसका नाम था पैंजिया। और यह पैंजिया क्या था, तो इस पृथ्वी पर ये जो भूखंड आप देख रहे हैं, ये जो भूखंड आप बीच में देख रहे हैं, इसको आप बोल सकते हैं पैंजिया। इसको आप क्या बोल सकते हैं, पैंजिया। एक मिनट रुक जाइए। देखिए ध्यान से, जो पूरी पृथ्वी की हम बात बता रहे हैं, हम थोड़ा सा चीज नहीं बता रहे हैं इसको, हम पूरी पृथ्वी की अब चर्चा कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात ना, पूरी पृथ्वी की चर्चा हम कर रहे हैं। इस पूरी पृथ्वी पर बताया जाता है कि भारतीय जो प्रायद्वीप है, वह गोंडवाना का जो है, गोंडवाना लैंड पढ़ाए होंगे, अंगारा लैंड भी हम पढ़ाए होंगे। तो यह हुआ था क्या चीज, सबसे पहले उससे भी पूर्व की बात समझिए। इस भाग को हम लोग क्या, एक मिनट, इस भाग को जो स्थलीय भाग के तौर पर छोटा सा भाग था पृथ्वी पर पूरे हिस्से में, पहले एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया ये सब था नहीं। पूरी पृथ्वी जो है पर मात्र दो चीज है। एक है, इसका नाम है पैंजिया। क्या नाम है इसका, पैंजिया। और यह जो पैंजिया वाला जो क्षेत्र है, इसी का विभेदन से हमारा हर एक देश की उत्पत्ति हुई है, याद रखिएगा। और ये होता क्या है कि इसके चारों ओर पूरा पानी से भरा हुआ महासागर है। इसके चारों ओर क्या है, पूरा पानी से भरा हुआ, माने पानी भरा हुआ महासागर है कि क्या है, बात की बात है। और इसका हिस्सा जो है बीच से क्या होता है, पैंजिया का विभाजन हो जाता है। चूंकि आप इस बात को समझ रहे हैं कि बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, बीचों बीच विषुवत रेखा, पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री की रेखा गुजरती है, ऐसे ऐसे गुजरती है बीचों बीच। और ये भाग क्या हुआ कि यह भाग जो पैंजिया का भाग है, वह दो हिस्सों में टूट गया। कितने हिस्सों में टूटा, दो हिस्सों में। यहां से ये क्या हो गया, टूटा। समझ में आ गया कि नहीं, भाग समझ में आया। तो जो ये वाला भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं पैंजिया। और जो ये वाला जो भाग है, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, पैंथालासा। क्या बोलते हैं इसको, पैंथालासा। पैंथालासा, समझे कि नहीं। और यह जो भाग है, यह किसका भाग है, तो यहाँ पे आपको जलीय भाग है। कौन सा भाग है, जलीय भाग है, पैंथालासा। और इस वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, पैंजिया, पैंजिया। और ये बीच से क्या हो गया है, क्रैक कर गया है, टूट गया है। क्या हो गया है, टूट गया है। और इसके टूटने से ये दो हिस्सों में टूटा है। ये दो हिस्सों में टूटा है। जो ऊपर का हिस्सा है वह उत्तरी क्षेत्र कहलाया, और जो नीचे का हिस्सा है वह दक्षिणी क्षेत्र कहला गया। जो उत्तरी क्षेत्र बना उसको हम लोगों ने कहा अंगारा लैंड। इसको हम लोगों ने क्या कहा, अंगारा लैंड। और जो दक्षिणी हिस्सा था उसको हम लोगों ने क्या कह दिया, ये जो हटा तो इसको हम लोगों ने कहा गोंडवाना लैंड। क्या कहा, गोंडवाना लैंड। अब आपसे इस बात को समझने का फिर से प्रयास कीजिए। पैंजिया समझ रहे हैं, पूरी पृथ्वी का वह भूखंड क्षेत्रफल जिसके चारों तरफ सागरीय है, माने जलीय क्षेत्र है, उस भूखंड को हम लोगों ने क्या नाम रखा, पैंजिया। उसको हम लोगों ने क्या नाम रखा, पैंजिया। चारों ओर के क्षेत्र को क्या कहा, पैंथालासा। ये बीच से टूट जाता है, टूट करके उत्तर का भाग अंगारा लैंड कहलाया और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। क्लियर हो गया।
अब हमारा जो भारतीय प्रायद्वीप है यह अंगारा लैंड में नहीं पड़ता है। भारतीय प्रायद्वीप जो है मेरा कहाँ है? गोंडवाना लैंड में। समझ में आ रही है बात? किस लैंड में है? गोंडवाना लैंड में। तो इस बात को आपको लिखना पड़ेगा कि भारतीय प्रायद्वीप जो है वह किस क्षेत्र में पड़े? गोंडवाना लैंड में। ध्यान से समझिएगा। कहां पे? गोंडवाना लैंड का भाग था। गोंडवाना लैंड का क्या था? ये भाग था भारतीय प्रायद्वीप, है कि नहीं? अब यहां पर क्या है? पैंजिया जो है, इस सब बात को लिखेंगे। पैंजिया जो है, पैंजिया का विभाजन हो गया। पैंजिया टूट करके कितना भाग में बटा? 2 भाग में। एक को हमने कहा अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और इसको क्या कहा? गोंडवाना लैंड। अब याद रखिएगा, भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, है नहीं? था। समझे कि नहीं? और पैंजिया का जब विभाजन इस 2 स्तर पर हुआ, अब क्या हुआ? अब समझिए, ये जब टूटे, ये जब इनका टूट हुआ तो टूट होने के बाद ये अलग अलग हो गए। क्या हो गए? अलग थलग हो गए। आप देखिए, जब ये भाग टूटा है तो इधर का जो इलाका जो बनता है यह यहां पर हो गया उत्तरी अमेरिका टूट करके। ई वाला जो क्षेत्र हुआ इसको कहे हम लोगों ने यूरेशिया। यूरोप और एशिया दोनों के मिश्रण को क्या कहेंगे? यूरेशिया। क्या बोलेंगे इसको? यूरेशिया। इधर जो क्षेत्र का निर्माण हुआ वह क्षेत्र बना दक्षिणी अमेरिका। क्या बना? उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका का निर्माण हुआ। यहीं पर आप देखिएगा कि आपका अफ्रीका बना। क्या बना? अफ्रीका। अफ्रीका बना। उसी के इधर साइड में आप देखेंगे तो एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है क्या चीज? ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम बना है? ऑस्ट्रेलिया। यहां से एक छोटा सा हिस्सा बना है जिसको हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। क्या बना? अंटार्कटिका। क्या बन गया? अंटार्कटिका। क्लियर हो गए? समझ में आ गया बात? ये क्या बन गए? अंटार्कटिका। पहले हमारा जो भारतीय प्रायद्वीप था गोंडवाना लैंड में था, लेकिन करोड़ों वर्षों के बाद इसके डिस्प्लेसमेंट जब हुए हैं, जब ये अंगारा लैंड से टकराया है, तब जाकर के यह कहां चला गया है ना? हमारा देश इस हिस्से में चला गया है, अंगारा लैंड की ओर चला गया है। उससे पहले की कुछ बातों को जानेंगे, उसके पहले की कुछ बातों को हम लोग जानेंगे। अब यहां पे समझिए, अब यहां पर समझिए। अब इसको हम जरा सा इस टुकड़े में बांटते हैं और देखते हैं बड़ा ध्यान से। इसको हटाइए। ठीक है? ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, जब अंगारा लैंड टूटा, मान के चलिए ये हो गया आपका अंगारा लैंड, और ये वाला जो भाग हो गया ये हमारा बन गया गोंडवाना लैंड। और बीच में आप देख रहे हैं तो ये सागर है। बीच में क्या है? सागर। बीच में क्या है? सागर। इस सागर को ही हम लोग बोलते हैं टेथिस सागर। क्या बोलते हैं इसको? टेथिस सागर। आ रहा है समझ में?
इसको हम लोग क्या कहते हैं? तेथिस सागर। यानी कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो सागरीय जगह है, जो सागर है, उस सागर का नाम क्या पड़ गया? तेथिस सागर। क्या नाम पड़ गया? तेथिस सागर। क्लियर हो गए? तो अब इस बात को भी लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के मध्य संकरा सागर बना, वह संकरा सागर का नाम पड़ा तेथिस सागर। क्या नाम पड़ा? तेथिस सागर। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के मध्य के मध्य संकरा सागर बना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तेथिस सागर। क्या बोलते हैं इसको? तेथिस सागर। अब क्या यह प्रक्रम रुका हुआ है? नहीं। अब हम लोग बारी बारी से समझिए। यहां से ये प्रक्रम रुका हुआ नहीं है। अब इस हिमालय की उत्पत्ति को जरा ध्यान से समझिए और फिगर से समझिए। अब कैसे समझिएगा? फिगर से। दोनों ओर भूखंड है। दोनों ओर क्या है मेरे भाई? भूखंड है ना। इस तरह से क्या है? भूखंड है। एक मिनट देखिए ध्यान से। दोनों ओर क्या है? भूखंड। ठीक है ना। दोनों ओर क्या है? भूखंड है। तो दोनों ओर जो भूखंड है, तो ये भूखंड एक तरफ मान के चलिए कि एक तरफ आपका गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और दूसरे तरफ जो है से आपको अंगारा लैंड का हिस्सा है। अभी हमारा जो भारत है वह कहां है? गोंडवाना लैंड में। और इधर मान के चलिए कि अंगारा लैंड है, यानी कि चीन। समझे कि नहीं? अब स्थिति क्या हुआ है कि इनसे यहां पर जो ये भाग है, जो जल का भाग है, जो जलीय क्षेत्र भाग है, यहां पर तो निर्माण हो रहा है भूसन्नति का। क्या चीज हो रहा है यहां पर? भू सन्नति हो रहा है। इस भूसन्नति की वजह से आप देख पा रहे हैं कि बीच में, इन दोनों के बीच में, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में जो सागर हमारा बन रहा है, इसको हम लोग कौन सा सागर पढ़ रहे हैं? तेथिस सागर। यानी कि यह जगह क्या चीज का है? तेथिस सागर का है। किसका जगह है? तेथिस सागर। और इस तेथिस सागर पर हो क्या रहा है? तो इसमें नदियां आकर के मिल रही हैं। नदियां क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। जब नदियां आकर के मिल रही हैं ऐसे, तो नदियों के अवसादों के लाने से, नदियां जब अवसाद ला रही हैं, तो भूसन्नति जो है ना, उसका क्या हो रहा है? तो यह जो है अवतलित हो रही है। क्या हो रही है? अवतलित हो रही। अवतलित का मतलब है कि धीरे धीरे ये धंस रही हैं, धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही हैं। कैसे? अवसादों के जमाव की वजह से। पहले जो गहराई है, धीरे धीरे गहराई क्या हो रही है? बढ़ रही है। धीरे धीरे गहराई क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ में आ रही है बात? धीरे धीरे गहराई क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी कि अवसाद काफी मात्रा में, नदियों के द्वारा जो अवसाद है वह काफी मात्रा में लाए जा रहे हैं। काफी मात्रा में इसमें क्या हो रहे हैं? लाए जा रहे हैं। और इनके अवसादों की वजह से यह जो जगह है अवतलित होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? अवतलित होते जा रहा है। क्लियर हो गया?
यह जगह क्या हो गया है, अवतलित होते जा रहा है। अब इस बात को और समझिए। अब यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए फिर से इसको छोटा करेंगे। क्या करेंगे, छोटा। अब देखिए तीसरा नंबर पर, अब इसके बाद क्या स्थिति हो रही है इससे समझिए। अब जो स्थिति बन रही है, तीसरा जो कंडीशन बन रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ जो देश है वो अग्र देश है जर्मनी की भाषा में। जर्मनी की भाषा में इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, अग्र देश। क्या देश बोल रहे हैं, अग्र देश। समझे कि नहीं, जर्मनी की भाषा में इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, अग्र देश। जिस भूखंड को हम लोग भूखंड बोल रहे हैं उसको जर्मनी की भाषा में क्या बोला जा रहा है, अग्र देश बोल रहा है। अब कहता है कि यहाँ जो अवसाद जमा हो रहे हैं, यहाँ जो अवसाद जमा हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर का जो जगह है वह अवतलित हो रहा है, यानी कि गहराई उसकी धीरे धीरे बढ़ रही है। समझ में आ रही है बात? और धीरे धीरे जब ऐसा हो रहा है तो ये नदियां यहाँ के भी साइड को ढकेल करके इस तरह की आकृति का निर्माण कर रहे हैं। किस तरह की आकृति का निर्माण कर रहे हैं, इस तरह के। यहाँ जो भूखंड है, अब अवसादों की वजह से ये भूखंड का क्षेत्र को खींचा जा रहा है। क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। और स्थिति हुआ कि जो पहले इस तरह की आकृति नजर आ रही थी, अब वह आकृति आपको इस तरह की नजर आ रही है। कैसी नजर आ रही है, अवसाद के जमा होने की वजह से ऐसे। और यहाँ के जमीनें जो है अवसाद के रूप में यहाँ पे आ रही है। यहाँ के जो भूखंड हैं अग्र देशों के, ये कहाँ आ रहे हैं, इस तरह की गहराई बना रहे हैं। सुनाई दे रहा है? यानी कह सकते हैं कि भूसन्नति संक्रिय होने की वजह से उसमें संकुचन हो रहा है। क्या हो रहा है, संकुचन। और संकुचन जो हो रहा है वह एक संकुचन जो बल अपना लगा रहा है, उसके कारण दोनों तरफ के जो भूखंड हैं एक दूसरे की तरफ खिसकने लग रहे हैं। क्या होने लग रहे हैं, खिसकने लग रहे हैं। आ रहा है समझ में ना? ये दोनों तरफ के भूखंड जो है वह क्या हो रहे हैं, खिसक रहे हैं। और खिसक करके इस भाग में अवतलित हो रहे हैं। इस भाग में क्या हो रहे हैं, अवतलित हो रहे हैं। सुनाई दे रहा है? इस भाग में अवतलित हो रहे हैं। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो भू सन्नति में संकुचन हुआ। भू सन्नति में क्या हो रहा है, संकुचन। संकुचन का मतलब कि धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। और इसमें क्या जमा हुआ है, अवसाद। अब हमको बताइए, यहाँ की जो संकुचन पैदा होने के पश्चात ये धीरे धीरे दब रहे हैं। यहाँ के जो अवसाद हैं संकुचन बल के वजह से, यहाँ जो देशों पर, अग्र देशों पर या भूखंडों पर के जो जमीन है या जमीनी रूपी अवसाद हैं, ये यहाँ पर आकर के अवतलित हो रहे हैं। और संकुचन की वजह से इन दोनों के बीच में एक बल लग रहा है। क्या लग रहा है, बल। और इस बल की वजह से समझे कि नहीं, इस बल की वजह से दोनों किनारों पर, जिसमें दोनों किनारों पर वलित पर्वत का निर्माण हो रहा है। ये अवसादों को जब दबाया गया तो ये अवसाद इस तरह से न रह करके स्थिति हुई कि अब इनका जो आकार है ऐसे यहां से उठ गया और इधर ऐसे है ना वलय का रूप धारण कर लिया। और यही वलय जो 3 खंडों में आप देख रहे हैं, यही हिमालय का निर्माण हुआ है। इन्हीं अवसादों से हिमालय का निर्माण हुआ है। हमारा समझ ना, संकुचन के अवतलित होने की ही वजह से, है ना, भूसन्नति संकुचन जो हुआ है उसमें जो संकुचन बल लग करके जो अवसाद ऊपर की ओर ऐसे बिग दिए हैं, यही हिमालय पर्वत का निर्माण
हो गया है, जिसमें 3 हिस्सा इस तरह से देख रहे हैं। तो 3 का मतलब हुआ कि एक ठो जो हुआ वह क्या हो गया ग्रेट हिमालय का निर्माण हुआ, एक मध्य हिमालय का निर्माण हुआ, एक शिवालिक का निर्माण हुआ। यही हिमालय इस कदर से दिखाई देते हैं। कैसे यह हिमालय कैसे बना? तो यह हिमालय दोनों किनारों पर स्थित बलित पर्वत बने, है ना, यहाँ भी और यहाँ भी, और बीच में जो बना ऐसे ऐसे, ये उतना उठ नहीं पाया, यह उतना उठ नहीं पाया। तो जब उठ नहीं पाया तो इस बात को समझिए, यानी कि इसको फ्रेश थोड़ा सा करें हम। जब इसको आप फ्रेश करेंगे तो कुल मिला जुला करके स्थिति क्या हुआ, 5वां स्थिति समझ लीजिए कि इस तरह से जब फिगर बना, ध्यान से समझ लीजिए, देख रहे हैं ना, इस तरह से जब फिगर बना, अवसाद के रूप में जब जमा होने लगे, दोनों तरफ से बल का एक दबाव हुआ, तो यहाँ पर इस तरह से वलय का ऐसे निर्माण हुआ, इधर में भी और इधर में भी। और ये बीच का जो क्षेत्र था वो बहुत ज्यादा नहीं उठ पाया, वह बहुत ज्यादा नहीं उठ पाया। तो इसमें वही बात हम बोल रहे हैं कि इसमें दोनों किनारों पर वलित पर्वत बने। कैसा पर्वत बने? वलित पर्वत। वलित पर्वत का मतलब कि मोड़ा मोड़ा हुआ सा पर्वत का निर्माण हुआ, है ना, फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ, इधर में भी और उधर में भी। और बीच में क्या बन गया? तो बीच में जो इतना ऊंचाई तक नहीं उठ पाए वह पठार का रूप धारण कर लिए। वह किसका रूप धारण कर लिए? पठार का। वह किसका रूप धारण कर लिए? पठार का। तो इधर वाले भाग को क्या कहा गया? हिमालय। क्या कहा गया? हिमालय। इधर वाले भाग को क्या कहा गया? हिमालय। हिमालय में 3 को जो देख रहे हैं वलय, वह 3 वलय क्या चीज है? तो ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। कौन कौन चीज बना? ग्रेटर, मध्य और शिवालिक। यही 3 को आपको जो दिखाई देते हैं वह हिमालय वलीय पर्वत के रूप में आए। और इधर वाला जो बना, इस पर्वत का नाम आपको पड़ गया रेंडकेटन। क्या नाम पड़ गया? रेंडकेटन। वलीय पर्वत इधर भी बना जिसका नाम क्या पड़ गया? रेड, है ना, रेंडकेटन। क्या नाम पड़ गया? रेंडकेटन। और जो बीच में जो पठार आए, मध्य पिंड पर जो ऊंचाई, माने इसका ऊपर वाला हिस्सा ऊंचा न रह करके बल्कि नीचा में रह गया, तो इसको क्या बना दिया? मध्य वाला जो भाग है, यह मध्य भाग क्या बन गया? पठार। यह मध्य भाग क्या बन गया? पठार। समझ में आ रही है बात? यह मध्य भाग क्या बन गया? पठार। है कि नहीं? यह मध्य भाग क्या बन गया? पठार, है ना। इसी मध्य भाग को हम लोग जो पठार बना है तिब्बत का पठार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तिब्बत का पठार। इसको क्या बोलते हैं? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार। यह अंतर, है ना, मैंने कह सकते हैं कि यह अंतर पर्वतीय पठार है। यह क्या है? अंतर पर्वतीय। माने अंतर पर्वतीय का मतलब क्या हो गया? अंतर पर्वतीय पठार का मतलब क्या हो गया? कि दोनों पठार, दोनों पहाड़ जो बने, दोनों माउंटेन बने, इतना ऊंचाई का नहीं, बीच में जो है से यह हिस्सा थोड़ा सा दब गया है, यानी कि 2 वलय पर्वतों के बीच में इसका निर्माण हुआ है। तो अंदर में होने के चलते इसको अंतः भी कह सकते हैं या अंतर पर्वतीय पठार भी कह सकते हैं। तो तिब्बत का पठार क्या है? मध्य भाग में, है ना, अंतर पर्वतीय पठार है। अंतर पर्वतीय पठार है कि नहीं? कुनलुन, माने इसका हम लोग कह सकते हैं कुनलुन सान पर्वत। क्या नाम है इसका? कुनलुन सान पर्वत। कौन सा पर्वत? कुनलुन सान पर्वत। कुनलुन सान पर्वत। आ गया समझ में? और ये क्या बन गया? हिमालय। इधर क्या बन गया? हिमालय। यानी कि अगर हम शुरू से बात करें तो सबसे पहले भूखंडों के बीच में, है ना, जो छिछला भाग है ना, जो संकरा भाग है, वह सागर है। वह क्या है? सागर। कौन सागर है? तो तेथिस सागर है। कौन सा सागर है? तेथिस सागर। तेथिस सागर कैसे बना? तो जब हमारा जो जो पृथ्वी पर का जो
स्थलीय क्षेत्र है वह दो हिस्सों में बट गया। एक अंगारा लैंड बन गया और एक हमारा गोंडवाना लैंड बन गया। अंगारा लैंड में मैंने आपको बना कौन चीज, तो अंगारा लैंड पर आपको उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड में हमारा दक्षिणी अमेरिका, वहां पर आपको क्या बन गया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका है ना, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका का निर्माण हुआ, जो आप पढ़े हैं, नीचे पढ़ाए हैं इसके पीछे। अब उसी में से क्या हो गया कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो सागर है, उस सागर का नाम क्या है, तेथिस सागर। क्या हो गया, तेथिस सागर। दोनों भूखंडों से नदियां जो आई अपने साथ अवसाद लेकर के उस तेथिस सागर में अवसाद जमा करने लगी, और लाखों करोड़ों बरस, तनी मनी की बात नहीं कर रहे हैं हम, लाखों और करोड़ों बरस की बात कर रहे हैं लाखों करोड़ों वर्ष तक अवसाद जमा होते 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 इन भूखंड के बीच में क्या हो गया है ना, इतना बल लगने लगा कि ये दबना शुरू कर गए। क्या होने लगे, दबना शुरू किया। दबने की वजह से हुआ ये चीज कि उन पर एक संकुचन की माने संकुचन होने लगा, और संकुचन बल की वजह से दोनों तरफ के जो भूखंड थे वह धीरे धीरे खिसकने लगे। खिसक करके उसी जगह में अवसाद के रूप में निर्माण होने लगे, और एक ऐसा स्थिति आया लाखों करोड़ों वर्षों के बाद है ना, कि वे अपने आप को संभाल नहीं पाए, और एक तरह से क्या कर सकते हैं कि यह ऊपर की ओर अपने आप को उठा दिए। सारे के सारे अवसाद एक ऊपर की तरह उठ गए, और ऊपर उठ करके एक वलय का निर्माण किए। वही वलय दोनों भूखंडों तक हो गया, जिसमें एक तरफ हिमालय हम लोगों ने कहा और दूसरे तरफ रेनकेटन पर्वत हम लोगों ने कह दिया। समझे कि नहीं? और इन दोनों के बीच में, ध्यान समझिए, इन दोनों के बीच में वह भाग जो पूरी तरह से वलय तो नहीं हुआ, पूरी तरह से पर्वत का निर्माण तो नहीं हुआ, कुछ ऊंचाई तक ही रह गए, वह चीज को हम लोगों ने क्या कहा, पठार कहा। और पठार था तो मध्य यानी कि दोनों वलय पर्वतों के बीच में किसका निर्माण हुआ, पठार का निर्माण हुआ। और वह पठार आज किसके नाम से जाना जाता है, तिब्बत के पठार के नाम से जाना जाता है। कितने बच्चों को समझ में आ गया, सारे को समझ में आ गया। अब यहां पर देख लीजिए जरा सा, कोबर का आलोचनात्मक मूल्यांकन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कोबर का आलोचनात्मक मूल्यांकन, जो कोबर ने इस बात को बताया, तो कोबर का आलोचनात्मक मूल्यांकन जरा सा हम लोग कर लेते हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, जरा समझिए मेरी बात को। आलोचना का मतलब सिर्फ गलत नहीं होता है। आप अच्छे काम कर रहे हैं तो इसकी अगर कोई बड़ाई करता है तो भी आलोचना के अंतर्गत में आ जाएगा, और खराब भी कर रहे हैं तो भी आलोचना के अंतर्गत में आ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति से कहिए कि यह व्यक्ति आपका आलोचना कर रहा है, तो जाकर के आप गाली गलौज करना शुरू कर दीजिएगा, हमको शिकायत कर रहा है ना। लेकिन आलोचना में सिर्फ शिकायत नहीं होता है, आपकी बड़ाई भी होती है। तो कोबर साहब ने जो काम किया, जो बातें बताई, जो बातों को निर्णय के रूप में दिया, तो उसमें कौन कौन सी बातें सत्य हैं और कौन कौन सी बातों में सुधार करने की जरूरत है, या कहां पे मेरा डाउटफुल रह गया, ये जानना जरूरी है कि नहीं है। तो जरा इस बात को समझ लीजिए। इस बात को कैसे समझ लीजिएगा, तो देखिए ध्यान से। इधर हिमालय की उत्पत्ति आपको समझ में आई, तो इधर हिमालय की आए क्या बोलता है जी, मार देंगे लपड़ से फिर हम। कोबर का भूसन्नति में देखिए, कोबर ने किस सिद्धांत को दिया, तो भूसन्नति का सिद्धांत दिया, याद हो गया। तो कोबर के भूसन्नति सिद्धांत में, भूसन्नति में हिमालय है ना, हिमालय का निर्माण का विचार जो इन्होंने दिया, हिमालय के निर्माण का विचार, आपके हिसाब से विचार क्या था, सत्य है। यह क्या है, सत्य है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है, और आज भी यही प्रासंगिक है, और आज भी प्रासंगिक है, और आज भी क्या है, प्रासंगिक है। क्लियर हो गया। दूसरी बात जान लीजिए, अवसाद के वलन,
भूसन्नति में हिमालय के निर्माण का विचार सत्य है और यह आज भी प्रासंगिक है और इसको काटना उचित नहीं है। आप इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं बता सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात समझ लीजिए, अवसाद का वलन यानी कि फोल्ड होना, अवसाद का फोल्ड होना और उससे हिमालय का निर्माण होना, उससे तिब्बत का पठार का निर्माण होना, ये भी बात तो सही है, यह भी बात क्या है, सही है। इसको भी झुटलाया नहीं जा सकता है। तो इस बात को भी हम लोग लिखेंगे कि अवसाद के वलन, अवसाद के वलन, वलन से ही, किससे, वलन से ही, यानी कि फोल्ड होने से ही, फोल्ड होने से ही, समझ में आ रही है बात ना। वलय का मतलब कि फोल्डिंग, फोल्ड होना, समझे कि नहीं, उसी से ही क्या हुआ है, उसी से माने वलन से ही क्या चीज का निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ साथ ही पठार का, तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ, तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ। क्या यह बात सत्य है कि नहीं है, यह भी क्या है, सत्य है। लेकिन देखिए ये सत्य है, आपने कहा कि ये सत्य है, लेकिन हम यहाँ पे लगा दिया, जहां लेकिन लग गया तो बहुत मुश्किल है फिर काम करना, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हुआ है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने बोला तो कुछ ना कुछ गलती हुआ है, तो गलती क्या हुआ है, हमको ये बताइए कि भूसन्नति, भूसन्नति तो हो ही रहा है, अवसाद यानी कि उस सागर में अवसाद आ रहे हैं, अवसादों का ही आना क्या कहलाता है, भूसन्नति है कि नहीं। तो भूसन्नति के अवकलन माने कहने का मतलब कि अवतलन माने उसके नीचे जाने से, भूसन्नति के अवतलन कहिए या संकुचन कहिए, एक ही बात है। अवतलन या संकुचन से इतना बल नहीं लगा, इतना बल नहीं लगा, इतना बल नहीं उत्पन्न हुआ या लगा, इतना बल नहीं उत्पन्न हुआ या हो सकता है भी कर सकते हैं, उत्पन्न हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है कि हिमालय जैसे, हो सकता है कि हिमालय जैसे, हिमालय जैसे है ना ऊंचे पर्वत का निर्माण हो सके, हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत का निर्माण हो सके, ऊंचे पर्वत का निर्माण हो सके। अब इस बात को समझिए, अब इतना थोड़ी ही अवतलन हो रहा था, इतना थोड़ी ही गहराई में जा रहा था कि दोनों साइड से एक संकुचन बल लगा, वो बल की वजह से इतना बड़ा पहाड़ का निर्माण हो गया, इतना बड़ा पर्वत का निर्माण हो गया। इस बात में हमको सच्चाई नजर नहीं आती है, यानी कि संकुचन बल से इतने बड़े हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हो जाए, यह बात उचित नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। पर्वत का निर्माण हो सकता है, यह बात कुछ अटपटा है, यह बात क्या है, यह बात कुछ अटपटा है, हम कर देते हैं अटपटा है, आगे समझ में। तो ये भी, ये क्या हो गया, ये आप लोग आलोचना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आलोचना। कुछ बातें उनकी सही भी है और कुछ बातों का हम अवलोचना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं। अब देख लीजिए, अब इस बात को समझिए, इस बल की व्याख्या, जो बल संकुचन जो बल लगा है, उस बल की व्याख्या, इस बल की व्याख्या इन्होंने नहीं किया, इस बल की व्याख्या इन्होंने किया नहीं किया। इस बल की व्याख्या फिर बाद में किसने किया, तो इस बल की व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत जब हम आपको पढ़ाएंगे, इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत ने कर दिया है, ने कर दिया है। जो बल कह रहे थे कि संकुचन बल लगा, धीरे धीरे दबा और दब करके फचाक से ऊपर में फेंका और पर्वत का निर्माण हो गया। ये खिलौना उलौना है कि इतना बड़ा पर्वत बन जाएगा, कितना बल लगा कि लगा, तो इसकी तो व्याख्या उन्होंने नहीं किया। लेकिन जब आप प्लेट है ना टेक्टोनिक्स का सिद्धांत पढ़िएगा तो उसमें आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यही बात है कि इस बल की व्याख्या बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत ने कर दिया है। और फिर भी कोबर भू संपत्ति का अधिकांश जो बात है ना, आज भी प्रासंगिक है। ये बात है, हम फिर बड़ाई कर रहे हैं। कैसे बड़ाई कर रहे हैं कि इसके बावजूद
इसके बावजूद क्या भाई, तो कोबर के भूसन्नति का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। क्लियर हो गया, आज भी प्रासंगिक है। यानी कि आप कह सकते हैं, ये पूरी बात आप समझिएगा तो आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। एक बार थोड़ा सा नजर में जल्दी जल्दी देख लीजिए, ये क्या है भैया, पूरी पृथ्वी है और इसके यहीं पर आप देखिएगा तो एक और एक क्षेत्र बनता है, ध्यान समझिएगा एक मिनट, एक और क्षेत्र का निर्माण हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इतना सारा बड़ा, इतना बड़ा हमने किया। यह जो जगह है यह क्या चीज है, आप जरा सा हमको जल्दी से बता दीजिए। यह पेंजिया कहलाया, क्या जगह जो कहलाया, क्या कहलाया, पेंजिया। ये जगह क्या कहलाया, पेंजिया। और ये वाला जो जगह था इसको हम लोगों ने क्या कहा, पैंथालासा। इसको क्या कहा, पैंथालासा। जो ये सागर का क्षेत्र है, क्या चीज का क्षेत्र है, सागर का। बाद में क्या हुआ, तो बाद में मेरे भाई ऐसा हुआ, देखिए बाद में ऐसा हो गया, ठीक है। और बाद में हुआ तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है वह क्या चीज का निर्माण कर दिया, अंगारा लैंड का। बीच में टूट गया ये पंजिया जो है से क्या हो गया, विघटन हो गया इसका। सरसरी निगाह से देखिए, पूरी पृथ्वी दो भाग में, पेंजिया और पैंथालासा, पेंजिया और पैंथालासा। पेंजिया का क्या हो गया, विभाजन। अब विभाजन हो गया तो क्या, कितना भाग में बटा, दो भाग में। एक भाग क्या कहलाया, अंगारा लैंड, और दूसरा भाग क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। क्या कहलाया, गोंडवाना। और बीच में जो इस सागर बना, इस सागर को हम लोगों ने क्या कहा, तेथिस सागर। क्या कहा हम लोगों ने, तेथिस सागर, तेथिस सागर। और इसी लैंड पर, या ध्यान समझिएगा, इसी लैंड पर देखिए हम नीचे लिख रहे हैं, ये पहला स्टेप बनाइए। देखिए ये पहला, ये दूसरा, और ये क्या बना दिए हम, तीसरा। अब स्थिति क्या हुआ, अब इस स्थिति को समझिए कि यहाँ पर दो तरह का हिस्सा आया। एक में आया उत्तरी अमेरिका और इधर बन गया यूरेशिया, यूरोप और एशिया का समूह क्या कहलाया, यूरेशिया। और यहीं पर आप देखिएगा दूसरे जगह, तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो गोंडवाना क्षेत्र में, तो गोंडवाना क्षेत्र में इधर बन गया दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यही हो गया दक्षिणी अमेरिका। क्या बन गया, दक्षिणी अमेरिका। समझ में आ रही है बात, दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर क्या सब बन गया, अफ्रीका। और यहाँ पर का एक भाग क्या बन गया, ऑस्ट्रेलिया। और नीचे का भाग क्या बन गया, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। क्लियर हो गया, क्या बन गया, अंटार्कटिका बन गया। समझ में आ गया बात। अब देखिए चौथा आइटम हम आपको बता रहे हैं जल्दी जल्दी में। चौथा आइटम समझ लीजिए, देखिए चौथा आइटम ये है कि एक मिनट अकबका मत, एक यहाँ पे ऐसे चीज आया। अब यहाँ पर क्या हो गया, सो समझिए, यहाँ पर क्या हो गया कि यही जो है, पहले जो भारत आपका यहाँ था, कहाँ पे, गोंडवाना लैंड में, वहां से खिसक करके लाखों करोड़ों वर्ष खिसक करके अंगारा लैंड से टकराया है ना। और उसका हिस्सा भारतीय प्रायद्वीप के रूप में हमें दिखाई पड़ता है, जो हम आपको पूर्व क्लास में क्या कर दिए हैं, पढ़ा दिए। क्लियर हो गया। और यही तेथिस सागर जो है, तेथिस सागर जा करके उनके अवसादों से किसका निर्माण हो गया, वलय पर्वत। वलय इसलिए कहे कि वह मुड़ा हुआ नजर आता है। हिमालय हमारा कहाँ है, मुड़ा हुआ नजर आता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहे, वलय कह दिए, है ना। उसी वलय पर्वत को ही क्या कहते हैं, फोल्डेड माउंटेन या हिमालय कहते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।